गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नोबल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन गाउस के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और गाउस के दो अनुप्रयोग अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। एक तो अनंत लंबाई के तार के कारण और एक दूसरा देखा था अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाउस का एक और अनुप्रयोग आज अपन डिस्कस करेंगे जो कि है किसी चालक पट्टिका के कारण। अब देखो यहाँ पर दो टर्म्स है, एक तो है अचालक परत और एक है चालक पट्टिका। पहले इनमें फ़र्क अपने को पता होना चाहिए। अचालक परत का अपने डेरिवेशन कर लिया था और अपन बात कर रहे हैं अब चालक पट्टिका की। इन दोनों में डिफरेंस क्या पहले वो समझ लेते हैं। अचालक परत का मतलब होता है जिसके अंदर अचालक वर्ड किसी के क्या है, इसका मतलब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब बंधित होंगे, यानी यहाँ पर जो भी आवेश होगा वो उसकी सतह पर वितरित नहीं होगा, उसके आयतन में हो सकता है, ठीक है ना। यानी सतह पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा। बंधे हुए इलेक्ट्रॉन कभी भी उतनी एनर्जी के नहीं होते जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट होता है चालक पट्टिका के अंदर थोड़ा सा रिवर्स, कि चालक है इसका मतलब सारे के सारे उसका जो आवेश आएगा वो उसकी कहाँ पर होगा, सतह पर होगा। यानी इन दोनों में इतना ही फर्क है कि यहाँ पर सारा आवेश उस चालक की सतह पर होगा और यहाँ पर क्या होगा, उस परत के अंदर होगा, ठीक है ना। तो ये अपन दो बातें इसमें सीख चुके थे। अचालक परत के वक्त भी मैंने आपको ये बताया था, समझते हैं। और इसको थर्ड एप्लीकेशन, समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई वेक्टर अपने को फाइंड करना है। ये किस, तो चालक पट्टिका अपन ड्रॉ करते हैं। ये भी अनंत विस्तार यानी अनंत लंबाई की है। इसके वजह से अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। सबसे पहले अपन देखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा, और उसके लिए अपना तरीका क्या है। पहली बात तो निकालना क्या है, इस पट्टिका के लंबवत, यानी जो चालक पट्टिका इस तरीके से रखी हुई है। जैसे आपकी एक बुक होती है, बुक की दो सतह होती है, एक फ्रंट होगी एक बैक होगी, यानी आगे की और पीछे की सतह। अब जो भी सारा आवेश है वो किसके ऊपर है, इसकी सतह पर, यानी इस तरीके से मैं आवेश को एक समान रूप से वितरित कर सकता हूं। बाकी आवेश कहाँ, ये जो हिस्सा बता रहे हैं यानी पीछे की तरफ आवेश स्थित है, ये सतह पर आवेश हो गया। अब इसके लंबवत अपने को कोई बिंदु P है, यानी इस तरीके से आप मान सकते हो कि आपको इसके लंबवत किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी। तो इस डायग्राम को थोड़ा आप ऐसे मानो कि तिरछी ऐसे किताब सी रखी हुई है और यहाँ से इसके लंबवत आपने मान लिया कि अपने को फाइंड करना है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले दिशा के लिए अपन क्या करते हैं, दो बिंदु ले लिए अपन ने समान दूरी पर, जैसे ये बिंदु O हो गया और इससे ऊपर व नीचे दो अपन अल्पांश ले लिए, एक A1 और कौन सा A2। और उसकी वजह से अपन क्या करेंगे, दिशा फाइंड अपन ने ऐसे ही की थी। इन दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धनावेश से दूर। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A1 अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद आपको पता है ज्यामिति से आप ये दोनों कोण अपने लिए समान, तो इन दोनों के आप करोगे घटक। पूरा का पूरा वही प्रोसेस है जो आपने अचालक परत या तार के केस में किया था। तो इसके दो कंपोनेंट करोगे आप, यानी इनके घटकों में परिवर्तित करेंगे। तो D2 के घटक आपको मिलेंगे। आपको पता है ये कोण अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा, तो ये घटक कितना मिलेगा D2 cos अल्फा, और ये कितना आएगा D2 sin अल्फा। इसी प्रकार E1 के करेंगे तो इधर साइड में कौन आएगा D1 sin अल्फा, और इधर कितना आएगा D1 cos अल्फा, क्योंकि इसके साथ ही अल्फा कौन बन रहा है, D1 क्या आ जाएगा sin अल्फा। तो ये घटक बन गए। तो आप देख रहे हो D2 और D1 ये दोनों का परिमाण क्या है, समान है, और दोनों की दिशा कैसी विपरीत। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। वो थ्योरी आप पूरी वापस रिपीट कर सकते हो कि ये जो इसके ऊर्ध्वाधर घटक है D1 और D2 के आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में मिलेगी, आप कह सकते हो ओनली इस परत के लंबवत यानी x एक्सिस की दिशा में मिलेगी। परत के लंबवत x एक्सिस की दिशा यानी कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेट, इस प्लेट के लंबवत आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लिख सकते हो
विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में, तो सबसे पहले आपने विद्युत क्षेत्र की दिशा ही कैलकुलेट की है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो क्या लिख सकते हो, दिशा किधर मिलेगी, चालक प्लेट, प्लेट के लंबवत, चालक प्लेट के लंबवत ओपी वेक्टर की दिशा में, चालक प्लेट के लंबवत ओपी वेक्टर की दिशा में, यानी ओपी वेक्टर कौन सा, ओ से पी की तरफ, जो आर आप मान सकते हो, तो इसकी दिशा में आपको मिलेगी। आप डायरेक्टली ये करने की जरूरत भी नहीं है, जैसे अगर आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो, डायग्राम बना के पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है कि ये निरस्त हो जाएंगे, इतना अपन नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने ये 2 डेरिवेशन में आगे कर लिया है। अगर आपके बोर्ड में आता है तो आप उस तरीके से थ्योरी पूरी लिख सकते हो। इसके बाद आते हैं अपन, अपने को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। उसके लिए अपन क्या करते हैं, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है, ठीक है, जिस वजह से अपन विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाल पाए गाउस का नियम लगाते हुए। तो देखो गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कैसे करते हैं। इसी चित्र के अंदर अपने को पता है गाउसियन पृष्ठ कल्पना करने के लिए कंडीशन क्या है कि आप जो भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हो वो एक किसी ना किसी सतह पर आना चाहिए, गाउसियन सतह पर, और कुछ ना कुछ आवेश गाउसियन पृष्ठ से बद्ध होना चाहिए, यानी उससे इंक्लूड हो जाना चाहिए, उसमें से बंद हो जाना चाहिए। तो वही चीज़ देखो, इसके लिए मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ विद्युत क्षेत्र के परिमाण के लिए। तो आपने क्या किया, गाउसियन पृष्ठ बना, आपको निकालना क्या, विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पे, तो ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब जैसे आपकी जो एक किताब होती है, किताब के अंदर एक आगे की सरफेस हो, एक पीछे की सरफेस हो, बीच में क्या होते हैं, सारे पेजेस होते हैं, जो उसकी मोटाई कहलाती है। तो अपन एक ऐसे गाउसियन पृष्ठ यानी बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहा हूँ, जो एक सतह इस पी पर आएगी और दूसरी जो सतह है यानी दूसरा जो क्रॉस सेक्शन आएगा, अनुप्रस्थ काट आएगा, उसके जस्ट थोड़ा सा अंदर जाके पीछे वाली सतह को टच करेगा, यानी इस आगे वाली सतह के थोड़ा सा अंदर जाएगा और पीछे वाली सतह को क्या करेगा, टच करेगा। देखो मैं किस तरीके से गाउसियन पृष्ठ एज्यूम कर रहा हूँ। तो मैंने ये गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, अपने को पता है ये डिस्टेंस कितनी r है, तो अपन ने r लंबाई तथा s क्षेत्रफल के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। अब इस गाउसियन पृष्ठ को मैं 3 सतहों में बांट सकता हूँ, जैसे ये पहली क्रॉस सेक्शन, पहला अनुप्रस्थ काट, यानी ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में S2, और तीसरी ले सकते हैं वक्र पृष्ठ। ऐसा डेरिवेशन आपने पहले भी किया, ठीक है ना, अचालक परत के केसेस में। और ये आपने कह दिया ये कौन सी सतह हो गई, S3 सतह हो गई। तो ये भी एक वृत्ताकार पृष्ठ, ये भी एक वृत्ताकार पृष्ठ, और ये कौन सा पृष्ठ हो गया, कह सकते हैं इसका वक्र पृष्ठ, जिसको कहते हैं बेलनाकार सतह का। तो इसमें आप लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र के परिमाण के लिए आपने क्या किया, विद्युत क्षेत्र के परिमाण के लिए एक स्मॉल r लंबाई तथा स्मॉल s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, या बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ अपन ने मान लिया। अतः इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा बद्ध आवेश, यानी इससे कितना चार्ज एनक्लोज्ड हुआ, बद्ध आवेश कितना इसने चार्ज को कवर किया। अब अपने को पता है ये चालक प्लेट है, तो चालक प्लेट है, तो प्लेट के लिए जो चार्ज डेंसिटी होती है, आवेश घनत्व कौन सा होता है, सिग्मा होता है। तो आपको पता है इसका, आप लिखोगे पृष्ठ आवेश घनत्व, अपने को पता है पृष्ठ आवेश घनत्व वो कितना होता है, सिग्मा। और उसको क्या लिख सकते हैं, आवेश बटा क्या, कैसे मान लिया प्लेट पे टोटल आवेश कितना है, Q, और क्षेत्रफल कितना है, S। आपको बताया हुआ है पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटा क्या,
क्षेत्रफल यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो बताओ चार्ज कितना आएगा, अतः बद्ध आवेश इस गाउसियन पृष्ठ से कितना आवेश बद्ध हुआ, यानी आपको क्यू निकालना, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा एस। ये आपको पता चल गया, यानी इतना चार्ज बाउंड हो रहा है इस सतह के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो बद्ध आवेश कितना है, सिग्मा एस। अब देखिए इस गाउसियन पृष्ठ को एक बार देखते हैं। इस गाउसियन पृष्ठ की 3 सतह है, एक तो S1, ये एक वर्ताकार सतह, S2 भी कौन सी सतह, वर्ताकार सतह। और आपको पता है इस पूरे चालक पट्टिका की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर मिल रही थी, इसके लंबवत, यानी इस दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, एरिया वेक्टर आपको पता है क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, सतह के लंबवत। तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर आएगा इसको मैंने कह दिया कितना है, ds, इसी की दिशा में आएगा। इसके लिए यहाँ पर देखेंगे वक्र पृष्ठ पे एरिया वेक्टर का आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। और इसके लिए बात करेंगे एरिया वेक्टर, वो इस तरीके से आएगा। बट ये देखो ये बिंदु जो है, ये जो सतह है वो इस चालक प्लेट के अंदर आ गई। और प्लेट के अंदर आपको पता है चालक कोई भी सतह होती है उसके अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं होता है, क्योंकि आवेश अंदर उपस्थित नहीं होता है। चालक वस्तु में आवेश कहाँ होता है, उसकी केवल सतह पर होता है। तो अंदर आवेश होगा नहीं, तो अंदर आवेश होगा नहीं तो विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा, 0 होगा। तो आपको ध्यान रखना है इस सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। तो ये 3 कंडीशन भी अपने को ध्यान रखनी है। अब मैं अप्लाई करता हूँ गाउस का नियम। गाउस का नियम अपने को पता है, क्योंकि गाउस के नियम से इस गाउसियन जो सतह है इससे पारित फ्लक्स कितना होगा अपने को पता है। गाउस के नियम से गाउसियन सतह से संबद्ध फ्लक्स, अब अपन जानते हैं क्या कहता है गाउस का नियम, फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। Q अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन। ये गाउस का नियम होता है। अब Q की वैल्यू आप जानते हो, Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एस अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन। इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1। तो ये तो अपन ने गाउस के नियम से निकाल लिया फ्लक्स। अब अपन फ्लक्स निकालते हैं नॉर्मल डेफिनेशन से, फ्लक्स की डेफिनेशन से। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, फाई बराबर, आपको याद होना चाहिए फ्लक्स के बारे में, और वो क्या कहता था, E डॉट ds, ठीक है। और उसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, E डॉट ds। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको डेफिनेशन से ज्ञात करने के लिए मैं इस सतह को अब 3 भागों में जो बांटा है उसको लिख देते हैं। चित्रानुसार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, यानी बांटा जा सकता है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, सबसे पहले आप कह सकते हो S1 यानी दायां वृत्ताकार पृष्ठ यानी पृष्ठ काट, दायां वृत्ताकार भाग या पृष्ठ। सेकंड बायां वृत्ताकार पृष्ठ, ये कौन सा था, S1। ये कौन सा है, S2। और जो थर्ड कौन सा होगा, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, और वो कौन सा हो गया, S3। अब इससे निकालते हैं अपन फ्लक्स के बारे में, लिख सकते हैं अतः संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से पारित फ्लक्स, इससे कितना फ्लक्स पारित हो गया, यानी कितना रिलेट करेगा फ्लक्स। तो फ्लक्स आप फॉर्मूला लिख सकते हो, इंटीग्रेशन E डॉट क्या होता है, ds, क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है ना। बंद सतह का इंटीग्रेशन कर दे तो भी फ्लक्स ही बनता है, फाई टोटल। और इस इंटीग्रेशन को मैं देखो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, आप लिख सकते हो E डॉट ds, फिर E डॉट ds, अगेन E डॉट ds। आपको पता है ऐसा क्यों किया है, क्योंकि 3 सतह 3 भागों में बांट के इसका कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ये S1 सरफेस के लिए, S2 सरफेस के लिए और ये S3 सरफेस के लिए ये इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं। तो देखिए फाइनली मिलता कितना है, तो आपको फाई कितना मिलेगा, फाई इज इक्वल्स टू, अब इसको ओपन कर दे तो आप क्या लिखोगे, EDS cos थीटा, और S1 के लिए थीटा कितना है, अभी डायग्राम में आपको पता था, वापस इस तरीके से बना देता हूँ। तो ये गाउसियन सतह जो थी इस दिशा में ही था इसका एरिया वेक्टर यानी ds वेक्टर, इस दिशा में ही क्या था, E वेक्टर। तो इन दोनों के मध्य कोण कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री पहली सतह के लिए। S1 के लिए मैं थीटा कितना लिख सकता हूँ, 0। S2 की बात करता हूँ,
EDS cos थीटा। S2 देखोगे इधर था, DS जरूर, बट आप देखोगे ये अंदर था बिंदु, और बिंदु अंदर था तो विद्युत क्षेत्र किधर था, E = 0 था, क्योंकि चार्ज है ही नहीं। ये जो सतह है, इतना ध्यान रखना, ये जो सतह है, ये वाली जो S2 सतह है, ये किसके अंदर है, पट्टिका के अंदर है, और पट्टिका चालक पट्टिका, और चालक पट्टिका के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, तो यहाँ पर मैं विद्युत क्षेत्र कितना ले सकता हूँ, 0। तो इस S2 सरफेस के लिए E कितना है, 0, ये अपने को ध्यान रखना है। और लास्ट में बात करता हूँ EDS cos थीटा, और उसके लिए आपको पता है थीटा कितना है, 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो आपको पता है इधर ही है, बट ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किधर होगा, सतह के लंबवत यानी ऊपर की ओर, इन दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो ये तीन चीज़ें अपने को पता चल गई। अप्लाई करते हैं तो फ्लक्स कितना मिलेगा, देखो यहाँ से मिल जाएगा EDS cos 0 डिग्री प्लस ये आ जाएगा 0 इंटू DS cos थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा EDS cos 90 डिग्री। थीटा की जगह सारी वैल्यू पुट कर दी, या E की जगह 0 रख दिया, तो देखो यहाँ से फाई टोटल आपको कितना मिला, EDS cos 0। EDS cos 0 मतलब cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से केवल मिलेगा इंटीग्रेशन EDS, ये 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है, और 0 का इंटीग्रेशन भी 0 आएगा। नेक्स्ट cos 90 भी आपको पता है, ये भी कितना होता है 0, तो ये भी कंप्लीट कितना मिलेगा 0। तो फाइनली देखो आपको फ्लक्स का आंसर कितना मिल रहा है, केवल एक ही सतह से आपको आंसर मिलेगा, और वो किससे मिलेगा, पहली सतह से। तो आप E को ले सकते हैं बाहर, = इंटीग्रेशन कितना है DS का इंटीग्रेशन आपको पता है S, तो ये मिल गया आपको फ्लक्स बाय द डेफिनेशन। विद्युत फ्लक्स किससे मिला है, परिभाषा से, नॉर्मल, और वो विद्युत फ्लक्स किसका था, गाउस के नियम से। दोनों फ्लक्स को निरूपित करते हैं, लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 व 2 से दोनों की तुलना करते हैं, दोनों की लेफ्ट साइड एक ही बात बता रही है, तो राइट साइड भी एक ही चीज़ कहेगी, तो कितना आएगा, उसके अंदर कितना है, सिग्मा S डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 = कितना आ जाएगा ES। S से S कैंसिल होगा, तो देखो आपको E कितना मिल रहा है फाइनली, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये आपको विद्युत क्षेत्र का परिमाण यानी विद्युत क्षेत्र का आपको वैल्यू मिल गया है किसी चालक पट्टिका के उसके लंबवत स्थित किसी निकट स्थित बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर, आपको पता विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और दिशा कहाँ आई थी, सतह के लंबवत, ठीक है ना, यानी चालक पट्टिका के लंबवत, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, डॉट किया n कैप। तो n कैप जो भी एकांक सदिश आपको पता है, एकांक सदिश क्यों लिया जाता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए, किसी सदिश की दिशा बताने के लिए, एकांक सदिश का काम ही है। तो n कैप क्या है, यहाँ n कैप विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश, विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश, और जो एक्चुअल में है किधर, कह सकते हैं चालक पट्टिका के लंबवत, पट्टिका के लंबवत। तो ये अपने दिशा भी बता दी, सारा अपन ने लिख लिया। अब आप इस फॉर्मूले में भी देख रहे हो, इसमें या इसमें ये अदिश रूप है इस फॉर्मूले का, ये सदिश रूप है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं। ये दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है, केवल एक तार के केस में विद्युत क्षेत्र दूरी पे निर्भर कर रहा था, यहाँ आर का कोई रोल ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी एक नियत रहता है, डिपेंड करता है किस पे, अगर कहना चाहे तो प्लेट की चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा पर ये डिपेंड करेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ई वेक्टर आप कह सकते हो विद्युत क्षेत्र किस पे निर्भर नहीं करता है, आर पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, निर्भर नहीं करता, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। यानी अगर आप ई और आर का ग्राफ लेना चाहेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ग्राफ को एक ऐसे मिलेगा, फिक्स वैल्यू मिलेगी, और वो फिक्स वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो ये कुछ डिटेल थी चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको आप अब इसके बाद देखिए एक और बात, अब आपके जो ये क्लासेज है ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि आपको पता है हर महीने क्लास आगे बढ़ती जा रही है, स्कूल ओपन होने के अभी कोई चांस लग नहीं रहे, तो इसके लिए अब क्या, अब थोड़ा सा अपन वीडियो अपलोड ना करके अब आपकी लाइव क्लास ली जाएगी। लाइव क्लास का मतलब क्या है कि अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे क्लास में पढ़ते हैं, बस फ़र्क क्या रहेगा कि क्लासरूम में अपन एक दूसरे से फेस कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं। इसमें आपको केवल आपके मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप कंप्यूटर जिसकी स्क्रीन पे आप क्लास को अटेंड कर पाएंगे। और ये इसका तरीका क्या रहेगा वो आप एक बार समझ लीजिए किस तरीके से आपको करना है। तो आपके मोबाइल या कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप जो होता है, मोबाइल है तो एंड्रॉयड ऐप होगा, बाकी दूसरा आप कंप्यूटर वगैरह में यूज कर सकते हो, अलग अलग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो।
वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो आपको एक जूम ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है ना, प्ले स्टोर से मोबाइल के लिए पहले बात कर रहा हूँ। जूम ऐप है, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। जूम ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जैसे नॉर्मली कोई आप ऐप डाउनलोड करते हो। जूम ऐप आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया, उसके बाद उसके अंदर कोई साइन इन लॉगिन कुछ नहीं करना है, बस डाउनलोड करके रख देना, आपकी मोबाइल स्क्रीन में शो हो जाएगा जूम ऐप बस। इसके बाद क्या होगा कि आपको जो मोबाइल स्कूल का जो ग्रुप बना हुआ उसमें आपको एक लिंक सेंड की जाएगी स्कूल की तरफ से, तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। उसमें एक केवल लिंक होगी जिसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपसे परमिशन मांगेगा कि किसके थ्रू ओपन करना चाहते हो। तो उसमें अलग अलग आपको बताएगा, जैसे गूगल क्रोम के थ्रू निकालना चाहते हो या कोई ब्राउजर से, उसमें आपको जूम को सिलेक्ट करना है। जैसे आप जूम पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपका जूम ऐप ओपन होगा, और जूम ऐप ओपन होते ही उसको आप जूम ऐप ओपन होते ही वो ऐसे कनेक्टिंग लिखा आएगा, ठीक है ना। कनेक्टिंग लिखे हुए आप उसको थोड़ी देर के लिए आप देखें, कुछ सेकंड में जैसे ही अगर आपकी आगे से जो क्लास यानी होस्ट है, जो क्लास टीचर ले रहा है, उस जैसे ही क्लास अपनी लिंक को ओपन करेगा तो आप ऑटोमेटिकली आपके उस सिस्टम के अंदर यानी उस ऐप के अंदर आपका नाम वो पूछने लग जाएगा कि अपना नाम एंटर करें। अगर वो नहीं करता तो वेटिंग लिखा आएगा, तो वेटिंग लिखा था उसे डरना नहीं है कि वेटिंग आ गया। 2-4 सेकंड के अंदर जैसे ही वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट की जाएगी आगे से, ठीक है, उस टाइम आप देखोगे अपना नाम सही नाम एंटर करें जो स्कूल में आपका नाम चलता है, और उसको क्लिक कर दें। ओपन करते ही फिर आपके मोबाइल के अंदर जूम ऐप ओपन हो जाएगा, और उसमें 3-4 नीचे बटन लिखे आएंगे। आप हॉरिजॉन्टल मोड में रख दें, मोबाइल होता है ना ऐसे वर्टिकल में रखिए, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आकृति में उसको रख दें। और फिर क्या करें, नीचे 2 ऑप्शन होंगे, एक आएगा ऑडियो का, एक आएगा वीडियो का। इस तरीके से 3-4 ऑप्शन हो जाएंगे, पार्टिसिपेंट वगैरह ऐसे करके। आपको उस ऐप में कुछ भी नहीं करना है, आप जैसे ही उस ऐप को ओपन करो, आप नाम एंटर कर दिया, ऐप ओपन हो गया, तो इधर लिखा होगा ऑडियो पे क्लिक करके वहाँ लिखा आएगा कॉल वया इंटरनेट, ऐसे लिखा आएगा कि इंटरनेट से कॉल करने का, या कनेक्ट विथ इंटरनेट ऐसे लिखा आएगा। तो ऑडियो पे क्लिक करने के बाद ऐसे परमिशन मांगेगा, तो पहले ऑडियो पे क्लिक करके कनेक्ट विथ इंटरनेट करना है या कनेक्ट विया इंटरनेट वो लिखना है, और दूसरा वीडियो को म्यूट कर देना। 2 ऑप्शन होंगे, म्यूट का मतलब बंद का ऑप्शन होगा, उस पर रेड लाइन ऐसे आ जाएगी। तो एक बार इंटरनेट से कॉल ओवर इंटरनेट को उसको आपने कर लिया ओके, फिर ऑडियो को म्यूट कर दिया, वीडियो को म्यूट कर दिया, फिर आपको बैठ जाना है। फिर ऑटोमेटिक टीचर आपको स्क्रीन शेयर कर देगा, जैसे भी पढ़ाएगा आपको स्क्रीन दिख जाएगी, आपको आराम से पर्टिकुलर जैसे वो बताएगा हर एक चीज़ की आवाज़, वॉइस, वीडियो जैसे भी दिखेगा वो सारा आपको शो हो जाएगा। यानी आपका केवल इतना ही रोल है, आपको ऐप को डाउनलोड करना है, जब लिंक मिलती है लिंक पे जाके क्लिक करना है, लिंक क्लिक होते ही जूम के थ्रू उस ऐप को ये ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद अपना नाम जो स्कूल में आपका नाम चलता है उस नाम को एंटर करना है, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट नाम जो आपका है, ठीक है ना, हिंदी या इंग्लिश जैसे आप एंटर करना चाहते हो उसको एंटर करने के बाद आपको जैसे ही ऐप ओपन होगा उसके अंदर सबसे पहले आपको ऑडियो सेक्शन पे जाना है, उसमें नीचे लिखा आएगा ऑडियो सेक्शन पे जाके कॉल वया इंटरनेट पे क्लिक करना है, फिर ऑडियो को म्यूट कर देना है, वीडियो को भी म्यूट कर देना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आप ऐसी जगह बैठे जब क्लास स्टार्ट हो कि जहाँ पर एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो और दूसरी चीज़ आसपास किसी चीज़ का शोर नहीं हो। जैसे अपन क्लासरूम में पढ़ते हैं, जब आसपास आवाज़ होगी या क्लास में आवाज़ होगी तो पढ़ नहीं पाएंगे, वही चीज़ उसमें ही होगी, और उसमें तो ज़्यादा होगी। यानी 1-2 बच्चे की वजह से अगर उसने सही तरीके से वो ध्यान नहीं है उसको और ऑडियो उसका ऑन ही है तो दूसरे डिस्टर्ब होंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। 1-2 दिन आपको थोड़ी सी परेशानी लगी किस तरीके से, बाकी नॉर्मल है, ठीक है ना। 5वीं 7वीं क्लास के बच्चे भी आजकल उस पर क्लास अटेंड करते हैं। तो इस चीज़ को पूरे स्टेप को फॉलो करना है। जो मैंने अभी बताया है वो आपको एक रिटर्न के फॉर्मेट में आपको एक मैसेज मिल जाएगा ग्रुप में, उसको भी अच्छे से देखना है। एक बार सबसे फर्स्ट क्लास में आपको केवल यूज कैसे करना है ऐप को 5-10 मिनट का बताएंगे, उसके बाद आपका एक शेड्यूल सा बन जाएगा स्कूल की तरफ से, वो आपको दिया जाएगा, उसमें रेगुलर आपकी क्लास होगी, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी पढ़ाया गया है, ठीक है, जो भी पढ़ाया गया उसकी आपको उसी टाइम उसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। यानी जो भी टीचर ने बोर्ड पे लिखा है, किसी बच्चे को अगर लिखने में जैसे उसको परेशानी है, उसके इंटरनेट हो सकता है बीच में कम स्लो हो गया हो, उसको कोई परेशानी रही हो कनेक्टिविटी में, तो वो लिखा हुआ भी उसको सेंड कर दिया जाएगा। अब इसके बाद और क्या समस्या हो सकती है कि हो सकता है कि जो अपन ने लिखा है, ठीक है ना, एक चीज़ ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में तभी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी तक अपन हैबिचुअल हैं ऑफलाइन क्लास के, तो समझने में प्रॉब्लम आए कुछ भी आपको टेंशन नहीं करना है। जब भी आपकी क्लास ओपन होगी आपको वापस जितना सिलेबस बोर्ड की तरफ से उस वक्त तय किया जाएगा वो तो वापस करवाया जाएगा। बट अगर आप इन ऑनलाइन लाइव क्लास को लेके चलोगे तो आप ये मान के चलो आपकी 90% क्लास आपके अटेंड हो ही जाएगी। और जो अगर आप सीरियसली उनको ऐसे ही पढ़ते हो कि जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है
तो आप उसके लिए टेंशन ना करें, आपके वापस कवर करवाया जाएगा। दूसरी चीज़, जिनके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल का इश्यू नहीं है, तो उनको भी टेंशन नहीं करनी है। आप कहीं भी किसी का भी रिलेटिव का एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर सिंपल सा ऐप डाउनलोड करना है, डेली 2 से 3 घंटे से ज़्यादा आपके खर्च होंगे नहीं, ठीक है ना। अगर रेगुलर एक टाइम टेबल बन जाता है तो मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे की आपकी क्लास रहेगी। फिर जो भी डिटेल्स रहेगी, जो भी आगे के इंस्ट्रक्शन रहेंगे, आपको ग्रुप में मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से क्लास को अच्छे से सीरियसली अटेंड करते हो, ठीक है। और उसमें कोई तकलीफ रहती है, बाकी आपके टीचर उस टाइम कनेक्टेड होगा, वो आपको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ में आपको थोड़ा इसमें सपोर्ट करना है। ये सारा खेल आपके लिए ही हो रहा है, ये कैसे भी करके आपके पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। क्योंकि स्कूलों का कोई भी अभी फिक्स नहीं है कि कब ओपन होगी, तो अपन कोशिश करते हैं कि अपनी पढ़ाई के अंदर किस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो। और थोड़ा लाइव आने से क्लास का मतलब रेगुलर क्लास लगने से वो पता चलेगा कि कितने बच्चे एक्चुअल में सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। नहीं तो वीडियो में क्या रहता है, बच्चों ने किसी ने देखा नहीं देखा, और वीडियो में एक डाल दिया, आप मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। यानी टीचर जब क्लास ले रहा होगा ना, आपको उसमें डाउट आया तो आपसे पूछा जाएगा भाई इसमें कोई डाउट है, तो वापस वो बोल के रिपीट भी कर देगा उस चीज़ को। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा रखें। तो आपको लिखित मैसेज मिल जाएगा, बाकी आप आगे इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। थैंक यू।